Hello and welcome, dear aspirant. This is Siva from Defense Land and also admin of SSB Practice Only. And you are watching a very interesting topic, that is history of Indian Air Force. And I can tell you this is the first video on YouTube which can give you complete detail from A to Z about history of Indian Air Force. So let's start now. Air Force. The Indian Air Force officially formed on 8 October 1932, under which the Royal Air Force uniform, badges and insignia were adopted. On the 1st April 1933, the first squadron of the Air Force, Squadron number 1, was formed with 4 Westland Wapiti aircraft and 5 pilots. तो सबसे पहले 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद 1 अप्रैल 1933 को भारतीय वायुसेना का जब पहला स्क्वाड्रन बना, उसको स्क्वाड्रन नंबर 1 नाम दिया गया और उसके अंदर 4 वेस्टलैंड वापीती नाम के एयरक्राफ्ट थे और 5 पायलट और कुछ जो एयरमैन थे। The British government initially used the Air Force to protect its important ports. Air Force centers were established at Chennai, Mumbai, Kolkata, Karachi and Cochin. India's defense needs change after independence and uses of Indian Air Force also changed gradually. तो ब्रिटिश सरकार है स्टार्टिंग में एयरफोर्स का यूज़ अपने पोर्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी निगरानी के लिए रखती थी, इसका यूज़ करती थी। और एयरफोर्स के जो सेंटर एस्टेब्लिश किए गए वो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कराची और कोचीन में। फिर धीरे धीरे इंडिया की नीड्स जो स्वतंत्रता के बाद चेंज होती गई और उसके हिसाब से एयरफोर्स का यूज़ भी चेंज होता गया। The Indian Air Force started with a few Wapiti planes with some trained flyers and a small crew of airmen. A Westland Wapiti, one of the first aircraft of the Indian Air Force. तो भारतीय वायुसेना में जो पहला एयरक्राफ्ट शामिल किया गया था वो था वेस्टलैंड वापीती। वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945। The number 1 squadron was the only organization of the Indian Air Force at the start of World War 2. द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में नंबर 1 स्क्वाड्रन था एयरफोर्स का, जो ओनली वही मौजूद था। और एट द टाइम देयर वर ओनली 16 ऑफिसर्स एंड 662 सोल्जर्स इन द एयरफोर्स। उस टाइम 16 ऑफिसर और 662 सोल्जर मौजूद थे। In 1939, it was proposed that 5 air squads should be arranged on a voluntary basis to protect the main ports. 1939 में लगा कि 5 और स्क्वाड होने चाहिए एयरफोर्स के वो इसकी पोर्ट्स की निगरानी के लिए। तो मद्रास में पहला बनाया गया, उसके बाद बम्बई एंड कलकत्ता, फिर कराची और फिर कोचीन और फिर एक और बनाया गया, वो था विशाखापट्टनम में। By the end of 1944, there were 9 squadrons in the Indian Air Force. 1944 के अंत तक तकरीबन 9 स्क्वाड्रन बन चुके थे। Old and worn out aircraft were removed and replaced with modern and superior aircraft. पुराने और जो घिसे पिटे जहाज थे वो हटा दिए गए और उनको नए मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ चेंज कर दिया गया। Initially the Air Force had only 2 branches, the ground duty and logistic branch. By 1945, it had 9 squadrons in which Walty Wagons, Die Bombers, Hurricanes and AW-15 Atlantis were incorporated. 1945 में 9 स्क्वाड्रन थे जिनके अंदर वाल्टी वेजेंस, डाई बम्बर, हरिकन और AW-5 अटलांटिस वर इनको शामिल किया गया था उस टाइम। द इंडियन एयरफोर्स असिस्टेड इन स्टॉपिंग द ग्रोइंग जापानीज आर्मी इन बर्मा। भारतीय वायुसेना ने जापान की बढ़ती हुई आर्मी को रोका बर्मा में जाने से। वेयर इट मेड इट फास्ट एयर अटैक ऑन द जापानीज मिलिट्री कैंप इन अराकान। उस टाइम भारतीय वायुसेना ने इसका पहला जो एयर अटैक किया था वो अराकान में किया था, जापानी सेना को बर्मा में घुसने से रोकने के लिए उस टाइम। The Air Force also attacked Japanese airports in Maehansun and northern Thailand, Chiang Mai and Chiang Rai. एयरफोर्स ने जापान के कुछ और एयरपोर्ट्स थे मेहंगसुन और नॉर्दर्न थाईलैंड के चांग में और चांग रे नामक इलाके पे। किंग जॉर्ज 6 gave it the title of the Royal in 1945 for his contribution.
ईयरली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 से 1950. Important Air Force bases in Punjab, Haryana, Rajasthan were built keeping in the mind of potential threat from the पाकिस्तान और चाइना. तो पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती हुई थ्रेट, इनकी खतरे की वजह से जो भारत के अंदर इंडियन एयरफोर्स के कुछ खास बेस पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एयरफोर्स के बेस बनाए गए. On 1st April 1954, Air Marshal Subreto Mukherjee, a founding member of the Indian Navy, took over as the first Indian Air Force Chief. 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रेतो मुखर्जी, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेवी के, उन्होंने फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स चीफ का चार्ज लिया था. इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. भारत उस टाइम दो भागों में बंटा था, यूनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. आफ्टर द जियोग्राफिकल डिवीजन, द एयरफोर्स वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू बोथ कंट्रीज. जो जियोग्राफिकल डिवीजन हुआ था उस टाइम एयरफोर्स को भी दो भागों में बांट दिया गया. द एयरफोर्स ऑफ इंडिया रिमेंड द रॉयल इंडियन एयरफोर्स. एक तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो गई और पाकिस्तान रॉयल पाकिस्तानी एयरफोर्स. 3 out of 10 स्क्वाड्रन दैट वेंट टू द पाकिस्तान. जो इंडिया के जो पूरे टोटल 10 स्क्वाड्रन थे इंडियन एयरफोर्स के, उसमें से 3 पाकिस्तान को दे दिए गए. The Royal Indian Air Force symbol was replaced by a symbol which was derivative from अशोक चक्र. रॉयल इंडियन एयरफोर्स के बाद में सिंबल भी चेंज हो गया. जो पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारा के बाद जो सिंबल चेंज हुआ वो था अशोक चक्र से लिया हुआ था. एट द सेम टाइम द डिस्प्यूट अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर वाज राइज. उसी टाइम जम्मू कश्मीर का इश्यू भी स्टार्ट हो चुका था. Seeing the Pakistani force entering in the state, its Maharaja Hari Singh accepted to be a part of India so that military assistance could be obtained. जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने देखा कि पाकिस्तानी फोर्स हैं वो कि इसके स्टेट में एंटर कर रही है, तो उन्होंने भारत में मिलना चाहा ताकि भारत की मिलिट्री की हेल्प मिले. As soon as the merger paper were signed, the Royal Indian Air Force started taking the troops into the battlefield. जैसे ही मर्ज जो विलय पत्र पर साइन हो गए, कश्मीर का विलय हो गया इंडिया में, वैसे ही रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्रूप्स को वहाँ युद्ध क्षेत्र में छोड़ना शुरू कर दिया. दिस वाज व्हेन ए गुड मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक वर्क. सबसे बेटर जो लॉजिस्टिक वर्क हुआ था उस टाइम इंडियन एयरफोर्स का. Thus there was a complete war in India. Pakistan had started, but the formal declaration of the war was never made. एक तरह से ये भारत पाकिस्तान का युद्ध उस टाइम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वार का जो घोषणा कहीं नहीं हुई थी उस टाइम. During the war, the Royal Indian Air Force did not face the Pakistani Air Force in an aerial warfare. युद्ध के टाइम भारतीय वायुसेना का कोई फेस टू फेस मुकाबला नहीं होता पाकिस्तानी एयरफोर्स साथ, बट इट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डिलीवरी ऑफ ट्रूप्स एंड एयर सपोर्ट टू ग्राउंड ट्रूप्स. फॉर उस टाइम ट्रूप्स को वहाँ छोड़ने और एयर सपोर्ट प्रदान करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा. एज सुन एज इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक इन 1950, द वर्ड रॉयल वाज रिमूव्ड एंड इट जस्ट इंडियन एयरफोर्स एडॉप्टेड. भारत जब गणतंत्र बना 1950 में, उस टाइम जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है, यहाँ से रॉयल वर्ड को हटा दिया गया है और ओनली इंडियन एयरफोर्स को रखा गया. द कॉन्गो वार एंड द गोवा मुक्ति संग्राम 1960 से 1961. द इंडियन एयरफोर्स सॉ सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट इन 1960 व्हेन बेल्जियम 75 ईयर रूल ओवर द कॉन्गो केम टू एन अब्रप्ट एंड the country was swallowed up by mass violence and rebellion. इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 1960 में देखा जब बेल्जियम का 75 ईयर का रूल था कॉन्गो पे, वो ख़त्म हो गया था और वहाँ वायलेंस और विद्रोह, हिंसा विद्रोह शुरू हो चुका था. द इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड इट्स 5th स्क्वाड्रन, द इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा एयरक्राफ्ट. भारतीय वायुसेना ने अपना 5वें स्क्वाड्रन को वहाँ भेजा जिसका नाम था इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा एयरक्राफ्ट. द स्क्वाड्रन वाज डिस्पैच्ड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग द कॉन्गो कैंपेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. कॉन्गो कैंपेन ऑफ यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे उनकी लोगों की सहायता के लिए भेजा था इस स्क्वाड्रन को यूनाइटेड नेशन में. द स्क्वाड्रन बिगिन अंडरटेकिंग ऑपरेशनल मिशन इन नवंबर से स्क्वाड्रन ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था.
The squadron remained there until the UN expedition was over in 1966. स्क्वाड्रन 1966 तक जब यूएन का एक्सपेडिशन पूरा खत्म हुआ तब तक वहाँ रुका था. They quickly decimated the rebellion air force and become the only air base on the United Nations ground squad. उन्होंने दुश्मनों के जहाज़ को तुरंत उसको डिफीट किया एंड यूनाइटेड नेशन का पहला ऐसा ग्राउंड स्क्वाड एयरबेस बन गया वहाँ पे. After years of negotiation in late 1961, the Indian government decided to deploy armed forces to drive the Portuguese out of the Goa and surrounding area. बहुत सालों के डिस्कशन के बाद जब 1961 में भारतीय सरकार ने पूरा ये डिसाइड किया कि पुर्तगीज़ को गोवा से बाहर निकालने के लिए और उनके आसपास के एरिया से पुर्तगीज़ को वहाँ से भगाने के लिए वहाँ पे आर्मड फोर्स को डिप्लॉय करने का ये डिसीजन लिया था. From 8 to 18 December, investigations were carried out by some fighters and bombers plan aimed at evacuating the Portuguese Air Force from Goa but not effected. 8 से लेकर 18 दिसंबर तक इन्वेस्टिगेशन हुए थे. एयरफोर्स के जो फाइटर्स एंड बॉम्बर्स प्लान ने इन्वेस्टिगेशन किया था वहाँ पे. उनका एम था कि वहाँ से पुर्तगीज़ की एयरफोर्स को वहाँ से बाहर भगाना, लेकिन कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ उसका. On the 18 December, Canberra bombers bombed the Dublin airstrips. 18 दिसंबर को कैनबेरा जो बम्बर्स थे उन्होंने डबलिन एयर स्ट्रिप पे वहाँ पे बम्बार्डमेंट की थी गोवा के नियर बाई एरिया में. 2 Portuguese traffic aircraft, Super Constellation and DC-6 were left alone to be captured, but the Portuguese pilots were able to fly them from the damaged airstrip, causing them to flee to Portugal. दो जो पुर्तगीज़ ट्रैफिक एयरक्राफ्ट थे जिसका नाम था सुपर कॉन्स्टेलेशन एंड DC-6, उनको छोड़ दिया गया ताकि उनको सीधा कैप्चर करें वहीं जाके. बट जो पुर्तगीज़ पायलट्स थे उन्होंने उसको टूटी हुई जो एयर स्ट्रिप थी हवाई पट्टी वहीं से उड़ा ले गए और फाइनली वो पुर्तगाल को भाग गए. Hunter planes attacked a wireless station in Bambolim and ground squads were assisted by Vampire aircraft. Hunter planes थे, उन्होंने जो वायरलेस स्टेशन थे बम्बोलिन में उन पर अटैक किया और जो ग्राउंड स्क्वाड थे आर्मड फोर्स के उनको वैम्पायर एयरक्राफ्ट थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने सहायता प्रदान की. पुर्तगीज़ गन पोजीशन वर अटैक्ड बाय मास्टर एयरक्राफ्ट इन. पुर्तगीज़ के जो गन पोजीशंस थे कुछ स्क्वाड्स थे वहाँ पे उन पे अटैक किया गया मास्टर एयरक्राफ्ट थे दमन में. Taura guns called Tufanis in the Indian Air Force bombed the runway in Diu and destroyed the control towers, wireless stations and weather stations. ओरा गन जो कि तूफानीज बोला जाता है इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ है, उन्होंने रनवे पर वहाँ पे बमबारी की दीव के और वहाँ पे कंट्रोल टावर और वायरलेस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. बॉर्डर डिस्प्यूट एंड चेंजेस इन द एयरफोर्स 1962 से 1971. HL-24 मारुत द फास्ट लड़ाकू एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स. HL-24 मारुत नाम था जो फास्ट लड़ाकू विमान था इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया. In 1962, the situation in India and China reached a level of the war when the China entered its troops into the border areas of India. चाइना ने अपनी ट्रूप्स को इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर भेजना शुरू कर दिया था. उस टाइम 1962 में इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना के साथ ये जो वार स्टार्ट हो चुका था और इंडियन एयरफोर्स उस टाइम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. In 1965, 2 years after the Indo-China War, a second war broke out in India, Pakistan और कश्मीर. 1965 में 2 साल चाइना के इंडिया चाइना वार के बाद एक इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा जो वार स्टार्ट हो चुका था कश्मीर को लेके. Taking lessons from the war with China, this time India used its air force extensively during the war. तो चाइना से हमने एक तरह से सबक सीखा था इंडियन जो एयरफोर्स है, तो उसी से सीख लेते हुए इस टाइम इंडियन एयरफोर्स ने अपना पूरा पावर का यूज़ किया इस टाइम वार में जो 1965 का वार हुआ था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द इंडियन एयरफोर्स हैड कन्फ्रंटेड द एनिमी एयरफोर्स. ये पहली बार था जब इंडियन एयरफोर्स ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द आर्मी दिस टाइम,
पिछली बार आर्मी की हेल्प की थी, जैसे आमने सामने लड़ाई नहीं हुई थी। द एयरफोर्स कैरिड आउट इंडिपेंडेंट अटैक ऑन पाकिस्तानी एयरफोर्स। इस बार एयरफोर्स ने इंडिपेंडेंटली अटैक किया था पाकिस्तानी एयरफोर्स और पूरा उसके एयरबेस पे, विदाउट जो आर्मी की हेल्प लिए। एज द इंडियन एयरक्राफ्ट वर ओल्डर देन वर्ल्ड वार टू एयरक्राफ्ट डिस्पाइट दिस। हालांकि भारत के जो एयरक्राफ्ट थे इंडियन एयरफोर्स के, वो द्वितीय विश्व युद्ध के थे और काफ़ी पुराने थे, उसके बावजूद भी द इंडियन एयरफोर्स वाज एबल टू प्रिवेंट द पाकिस्तानी एयरफोर्स फ्रॉम गेनिंग एयर सुपीरियरिटी ओवर द कॉन्फ्लिक्ट जोन। उसके बावजूद भी जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो थोड़े बहुत इंडिया से मॉडर्न थे उस टाइम, उनको फिर भी सीमा में घुसने से रोका और उनको पूरी तरह से मुकाबला किया, उनको फिर भी यहाँ जीत हासिल नहीं करने दी। After the 1965 war, the Indian Air Force began a series of changes and improvement in its capabilities. A regiment of the Para Commandos was created in 1966. 1965 के युद्ध के बाद भारतीय एयरफोर्स ने एक इम्प्रूवमेंट, इसकी कैपेबिलिटीज़ के इम्प्रूवमेंट का जो चैनल शुरू कर दिया और एक पैरा कमांडो की रेजिमेंट बनाई गई 1966 में। To increase its logistic supply and rescue operation, the Air Force included 72 HS-748 aircraft manufactured by the Hindustan Aeronautics under license from Avro. इसने अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई और रेस्क्यू ऑपरेशंस इनके लिए एयरफोर्स ने 72 HS-748 एयरक्राफ्ट को शामिल किया था अपना बेड़े में, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे और जिसको खास तौर से एवरो कंपनी का लाइसेंस प्राप्त था, जो कि एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। इंडिया began to put more pressure on indigenous manufacture of fighter jets, which resulted in the recent HF-24 Marut aircraft designed and become part of the Indian Air Force. इंडिया ने अपने स्वदेश में ही बनने वाले जो एयरक्राफ्ट थे उन पर और ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू किया और फाइनली देश में ही HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन तैयार होने लगा और इसको इंडियन एयरफोर्स का एक तरह से पार्ट बना लिया गया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टार्टेड डेवलपिंग दी HAL अजीत एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द फालेंट गनात एयरक्राफ्ट। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड कंपनी है उसने HAL अजीत जो लड़ाकू विमान है उसका डेवलप करना शुरू कर दिया, जो कि फालेंट गनात एयरक्राफ्ट उसका थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन है। विद दिस इंडिया इंक्लूडेड मार्क 2 डबल द स्पीड ऑफ साउंड फाइटर एयरक्राफ्ट रशियन MiG-21 एंड सुकोई Su-7। उसके साथ भारतीय वायुसेना ने मार्क 2 एयरक्राफ्ट को शामिल कर लिया, जो कि रशिया के MiG-21 है, सुकोई 7 है और जो साउंड से दुगनी गति के हैं। Hindustan Aeronautics Limited (HAL) come into existence on 1st October 1964. The first Indian Air Force officer to hold this rank was Air Chief Marshal Arjan Singh, later promoted to the 5-star rank of the Marshal of Indian Air Force, who was promoted to the rank in 1966 while he served as the Chief of Air Staff. अर्जन सिंह एकमात्र ऐसे अफसर्स हैं जो 5-स्टार अफसर्स 1966 में बने थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि एयर चीफ मार्शल बने थे उस टाइम 1966 में। इन्होंने मार्शल ऑफ द एयर फोर्स कहा जाता था। द ओनली ऑफिसर्स थे वही जो ये रैंक हासिल कर पाए थे पूरी इंडियन एयरफोर्स में। बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971। बांग्लादेश लिबरेशन वार था 1971 का। Bangladesh liberation war broke out between India and Pakistan due to independence movement in East Pakistan at the end of 1971। 1971 के एंड में ईस्टर्न पाकिस्तान में कुछ हरकतें स्टार्ट हुई थी बांग्लादेश में, और उसी टाइम बांग्लादेश का जो लिबरेशन वार स्टार्ट हो चुका था। Just 10 days before the start of the war on 22 November 1971, 4 Pakistani F-86 fighter jets took off in Indian and Garipur areas and attacked in Mukti Bhani area, which was very close to the international border. 22 नवंबर 1971 वार की डेट है और उससे 10 दिन पहले ही ये वार
एक तरह से वार घोषित हो चुका था 22 नवंबर 1971 को। उससे 10 दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपने F-86 फाइटर जेट्स उन्होंने भेजा था इंडिया और गरीबपुर के एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर में, और वहाँ पे मुक्तिबानी एरिया पे बम्बार्डमेंट की। 3 of the 4 शाबर प्लेन्स वर शॉट डाउन बाय इंडियन पोलैंड गनात एयरक्राफ्ट। 4 में से 3 शाबर प्लेन्स थे पाकिस्तान के, उनको शॉट डाउन कर दिया था, गिरा दिया था इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन जो फालैंड गनत एयरक्राफ्ट थे। ऑन 3 दिसंबर इंडिया मेड ए फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द वार अगेंस्ट पाकिस्तान। 3 दिसंबर को एक फॉर्मल जो वार की युद्ध की घोषणा कर चुका था इंडिया। विद द पाकिस्तानी एयरफोर्स कैरिंग आउट हैवी स्ट्राइक्स इन श्रीनगर, अम्बाला, सिरसा, हल्द्वारा एंड जोधपुर। उसके साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हैवी बम्बार्डमेंट की थी श्रीनगर में, अम्बाला, सिरसा, हल्द्वारा एंड जोधपुर इलाके में। एयरफोर्स ऑथोरिटीज़ वर ऑलरेडी एप्रीहेंसिव अबाउट दिस, सो प्रिकॉशंस वर ऑलरेडी टेकन विच काज माइनर डैमेज। एयरफोर्स को इस बारे में ऑलरेडी इन एयरबेस का पता था, खास एयरफोर्स थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही उसका प्रिकॉशंस कर लिया था ताकि बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही माइनर डैमेज हुए थे जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहाँ पे बम्बार्डमेंट की थी। द इंडियन एयरफोर्स सून रिटेलिएटेड आफ्टर विच द पाकिस्तानी आर्मी स्टार्टेड फ्लाइंग इन डिफेंसिव। भारतीय वायुसेना ने तुरंत उनको पाकिस्तानी एयरफोर्स को रिटेलिएट किया था एंड उनको भगाना में सक्षम हुए। इन द फर्स्ट 2 weeks the Indian Air Force took 2000 flights across the Pakistani border and provided assistance to the growing army. शुरुआत के 2 ही हफ्तों में भारतीय वायुसेना ने 2000 उड़ानें भरी पाकिस्तानी बॉर्डर में एरिया में और आर्मी को हेल्प की। द इंडियन एयरफोर्स आल्सो असिस्टेड द नेवी इन फाइटिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी नेवी इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। भारतीय वायुसेना नेवी की भी हेल्प की जहाँ पे अरब सागर और बे ऑफ बंगाल में। इन द बैटल ऑफ लोंगीवाला ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर द एयरफोर्स डिस्ट्रॉयज 29 पाकिस्तानी टैंक्स एंड 40 आर्मर्ड व्हीकल्स एंड ए रेल। तो लोंगीवाला की लड़ाई में वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ इंडियन एयरफोर्स ने 29 पाकिस्तानी टैंक और 40 आर्मर्ड व्हीकल उनको डिस्ट्रॉय किया था, और एक रेल को भी। द एयरफोर्स बॉम्ब्ड West Pakistan and targeted several major targets including ground installation in Karachi, Bangladesh and Sindh. इंडियन एयरफोर्स बॉम्ब्ड वेस्टर्न पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना ने जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसको टारगेट अपना निशाना बनाया और बहुत सारे बड़े जो उनके की पॉइंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे थे। गैस प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ए सिमिलर बैटल वाज tries in East Pakistan where the Air Force targeted several ordnance factories, airstrips and key areas. इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं उनको निशाना बनाया है, उसकी जो हवाई पट्टियों को और जो कुछ खास की पॉइंट्स थे उनको। आफ्टर द पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड द इंडियन एयरफोर्स क्लेम टू destroy 94 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द 54 F-86 साबर लड़ाकू प्लान्स। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया कि इन्होंने 94 जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को गिराया था, जिसमें से 54 थे F-86 छाबर लड़ाकू प्लान। द एयरफोर्स लोडेड मोर देन 6000 फ्लाइट्स इंक्लूडिंग ट्रैफिक एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना ने पूरा ट्रैफिक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इन सबको मिला के तकरीबन 6000 उड़ानें भरी थी। In the final moment of the war, the Pakistan Air Force put Triplets surrender in Dhaka. और तो युद्ध के अंतिम क्षणों में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया ढाका में। एक्टिविटीज बिफोर कारगिल 1984 से 1988। In 1984, India started Operation Meghdoot under which Siachen was to be brought back to Kashmir. 1984 में भारत ने एक ऑपरेशन मेघदूत चलाया था जिसके दौरान सियाचिन ग्लेशियर था उसको अपने अंडर करना था। The Air Force Mi-8 Chetak and Cheetah helicopters landed several Indian fighters on Siachen. इंडियन एयरफोर्स के जो Mi-8 और चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स कुछ फाइटर जेट्स ने सियाचिन के इलाकों में वहाँ पे लैंड किया। On 13 April 1984, the campaign started was an one-of-kind campaign
ड्यू टू द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस ऑन सियाचिन। 13 अप्रैल 1984 को जो ये पूरा कैंपेन स्टार्ट हुआ था सियाचिन, जो मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, ये अपने तरह का एक पहला ऐसा जो कैंपेन था, पहला एक ऑपरेशन था इस तरह की परिस्थितियों में पूरे वर्ल्ड में। दिस मिलिट्री ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, और ये मिलिट्री ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेस रहा। यहाँ इंडियन आर्मी ने डिड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन एंड मैनेज टू प्रूव डोमिनेंस अगेन ओवर द मोस्ट ऑफ सियाचिन। भारतीय सेना ने कुछ खास डिफ़िकल्टी नहीं झेली और एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया यहाँ पे, और इस तरह से सियाचिन के काफ़ी सारा इलाका वापस कब्जा लिया हमने। The Indian Air Force N-32 which served in Operation Pumlai when the talk of ending the Sri Lankan civil war and providing humanitarian aid failed. Then the Indian administration started Operation Pumlai, and the task of dropping the goods of the human needs carried out by 5 N-32 aircraft on June 4, 1987, and 5 Mirage 2000 aircraft had gave them air defense. भारतीय वायुसेना के जो N-32 जो ऑपरेशन पुमलाई में खास तौर से योगदान दिया था, जब श्रीलंका में सिविल वार हुआ था उस टाइम भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पुमलाई। वहाँ पे भारतीय वायुसेना ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और इसके जो 5 N-32 एयरक्राफ्ट हैं वो 4 जून 1987 को उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी, लोगों को ही हेल्प की थी वहाँ पे राशन पानी पहुँचा के, एंड ऊपर से ड्रॉप किए थे उनको। एंड 5 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे जो उनकी हेल्प के लिए थे, N-32 के लिए उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो श्रीलंका की आर्मी थी, मिलिट्री थी, उसने बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं किया इसका, इंडिया का उस टाइम। ऑपरेशन वाइट सी वॉज द कोड नेम assigned to the Indian Air Force role in acting jointly with the ground troops during the Kargil war. कारगिल का जो वार हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स ने सेना के साथ जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जो सफ़ेद सागर था, उसमें जॉइंटली ऑपरेशन किया था। सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द इंडियन एयरफोर्स हैज़ फॉट 5 वार इन विच फॉर पाकिस्तान एंड 1 चाइना हैव बीन फॉट। स्वतंत्रता के बाद भारतीय एयरफोर्स ने अब तक 5 जो वार्स थे उसमें पार्टिसिपेशन किया। 4 जो पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान के साथ हुआ, पहला जो 1947 में कश्मीर को लेके, और दूसरा कश्मीर विवाद को लेके फिर हुआ था 1965 में, तीसरा फिर बांग्लादेश का लिबरेशन वार हुआ था 1971 में, और चौथा जो कारगिल वार हुआ था, और एक चाइना के साथ हुआ था 1962 में। अदर मेजर ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इंक्लूडिंग ऑपरेशन विजय, the annexation of Goa, Operation Meghdoot, Operation Cactus, Operation Pumlai, Surgical Strike, Balakot जो air strike. Apart from this, the Indian Air Force has also supported the United Nations peacekeeping operations. इसके साथ और भी कुछ बहुत बड़े ऑपरेशनों में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेशन किया था और योगदान दिया था, जिसमें ऑपरेशन विजय, जो गोवा मुक्ति का जो ऑपरेशन था वो, ऑपरेशन मेघदूत, और ऑपरेशन जो कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई एंड सर्जिकल स्ट्राइक इन बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब में भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग है वहाँ पे भी इंडियन एयरफोर्स का बेस है, एंड वहाँ भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गॉट ऑल इन्फॉर्मेशन regarding the history of Indian Air Force, and this is the part 1, and modern Indian Air Force, the complete detail from A to Z I will upload in the part 2 very soon. Thank you. You can share this video to all defense aspirants.